चलिए सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम रिवीजन सेशन शुरू कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास कैश बुक का रिवीजन किया था। आज हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन का भी रिवीजन करेंगे। सर मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिवाइज कराता हूँ। बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर पार्टिसिपेटिव रहिएगा। ठीक है सर। बैड डेट होता क्या है? सर बैड डेट एक ऐसा डेट होता है, याद रखें। मैं सर ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ रिवाइज कराऊंगा और सवाल कराऊंगा। सर बैड डेट क्या होता है? सर बैड डेट होता है कि यार ऐसा डेट जो कि पे नहीं किया जाएगा, जो कि नेट विल नेवर बी पेड। ठीक है, लेट से सेल्स की गई, एमएसए ने सेल्स एबीसी को, एबीसी बैंकरप्ट हो गया, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो गया। तो सर अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस डेट को, ये जो आपने सेल्स की हुई 10 मिलियन, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, आपका इनकम, अब आपको अपना एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। आपने क्या कहा सर? मैं आपने कहा यार हम एक्सपेंस बनाएंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। वो कहता है अच्छा। अब सर फिर उसके बाद इसका टी अकाउंट किस तरह बनेगा? सर इसका टी अकाउंट इस तरह बनेगा कि आप ट्रेड बैड डेट को डेबिट करेंगे, रेफरेंस लगाएंगे ट्रेड रिसीवेबल और इनकम स्टेटमेंट को एट द एंड ऑफ द ईयर या मंथ इसको क्लोज कर देंगे। डन? पक्की बात है। और सर ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आकर उसके डेट को आप खत्म कर देंगे, जो कि आप डेट का रेफरेंस लगाएंगे। अब अगर आप टी अकाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास बैड डेट का, जब आप लेजर खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि यार एक 7 लाख रुपीज का ट्रेड रिसीवेबल हमारा राइट ऑफ करना पड़ा। ठीक है, जिसका नाम एमएफ है, मिस्टर फहीम यानी के। और सर फिर यही, अब अज्यूम कर रहा हूँ मैं, एक ही रिसीवेबल का बैलेंस, एक ही बैड डेट हुआ, तो सर यही बैलेंस आएगा आपकी इनकम स्टेटमेंट में, चार्ज हो जाएगा टू बी चार्ज इन पीएनएल। क्या ये बात आपको समझ में आती है? टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसी तरह से सेम इज द केस। सर आप रिसीवेबल का अकाउंट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे इससे मेरा राइट क्रिएट हुआ था, सेल्स कर कर 7 लाख की मैंने इसको सेल्स की, जो मेरा राइट बना था। 30 जून को ये बैड डेट हो गया, तो अब मेरा राइट खत्म हो गया, खत्म, दैट्स इट, क्लोज। सर क्लियर है? सर अगेन अभी एक कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको इसको बता भी दी थी। ठीक है। देन सर मैंने आपको बताया था, ये फिर वही चीजें चल रही हैं। बैड डेट किस तरह रिकॉर्ड होगा उसकी एग्जांपल्स चल रही हैं। ठीक है। सर फिर रिकवरी हो गई, रिकॉर्डिंग बैड डेट रिकवरी। सर मैंने आपको कहा था अगर जिस साल रिकॉर्ड हुआ उसी साल रिकवर हो गया तो आप अपने एक्सपेंस को खत्म कर देंगे। ठीक है। और सर अगर आपके पास सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ तो सर आप इनकम बना देंगे, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं। मैंने आपको यही बताया था, है ना? अगर जिस साल एक्सपेंस बना उसी साल रिकवर भी हो गया, जिस साल एक्सपेंस बना, देखिए इस चीज को समझे ना, जिस साल एक्सपेंस बन रहा है उसी साल रिकवर हो जा रहा है, तो सर आपको नहीं लगता अपने एक्सपेंस को खत्म कर देंगे आप, तो ऑटोमेटिकली इनकम बन जाएगा। समझ आ रही है बात? जिस साल एक्सपेंस बना उसी साल रिकवरी भी हो गई, तो सर आपको नहीं लगता कि आप अपना एक्सपेंस कम कर दें? लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ईयर में रिकवरी हुई तो सर सब्सिक्वेंट ईयर में तो फिर इनकम बनाएंगे ना, वो तो उस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो उस सब्सिक्वेंट ईयर में सब्सिक्वेंट ईयर की रिकवरी के तौर पे इनकम बनेगी। सर फिर क्या किया था हमने, ये देखें, ये मैंने इसकी समरी में लिखी है। बैड डेट रिकवर्ड अगर सेम ईयर में है जिस साल राइट ऑफ हुआ, तो सर आप क्या करेंगे? बैड डेट एक्सपेंस को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन सर अगर सक्सीडिंग ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ, तो सर आप क्या करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट खोलेंगे और आप उसमें जाकर इनकम बना देंगे। सर फिर ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। चलिए क्या कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक एस्टिमेट है ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। कहते हैं मैं एक फ्यूचर का अमाउंट एस्टिमेट करूंगा। नहीं समझ आ गया? वो कहते हैं मैं फ्यूचर का एक अमाउंट एस्टिमेट करूंगा जो कि मेरे पास नहीं मिलने वाला, जो कि मुझे नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट बी पेड। मैं ये कहता हूँ, मैं पास्ट ट्रेंड देखूंगा, 3 4 साल उठाऊंगा, मैं देखूंगा मेरे ट्रेड रिसीवेबल से कितना परसेंट मुझे पैसा नहीं मिलता है। सर मान ले ट्रेंड ये शो कर रहा है कि अगर ट्रेड रिसीवेबल 10,000 का है तो उसमें 100 रुपए, यानी कि 1% का अमाउंट आपको हर साल नहीं पे होता। तो सर वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है आप क्या करो, आप है ना, आप 1% की प्रोविजन मेंटेन कर दो। सर क्या ये बात समझ आ रही है? यस या नो में जवाब दें प्लीज।
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट समझ में आया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड पोर्ट्रे अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा, ठीक है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज का। सर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है जब भी आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रा अकाउंट। सर ये रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। रिसीवेबल एक एसेट था, सर ये एसेट का कॉन्ट्रा है, एसेट का कॉन्ट्रा है, यानी कि अगर मैं आसान बात करूं तो इसके अंदर कौन सी सारी सारी फीचर्स कैसी होंगी, लायबिलिटी वाली होंगी। एंड देयर फोर ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सर क्या ये बात समझ आती है? Whether this provision appear in the statement of financial position as a reduction from trade receivable, therefore the trade receivable is reported at lower figure in application of prudence concept। सर ये prudence concept क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली मैं अब से दूसरी या तीसरी क्लास, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुके। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपसे शायद दो क्लास के बाद में आपको जो है ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो इंशाल्लाह वो चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि कॉन्सेप्ट होते क्या है। देखें ये कॉन्ट्रा अकाउंट पता है क्या होता है? कॉन्ट्रा अकाउंट ना ये होता है कि यार एक अकाउंट है एसेट का, तो एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट, यानी कि एसेट एसेट के अंदर क्या वो होती है कि सर अगर वो आपके पास आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। सर ये जो है ना ये है प्रोविजन, जो ये ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी कि एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी कि इसके अगेंस्ट इसके इसके पास एसेट की अगेंस्ट जो एसेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके अगेंस्ट वाली प्रॉपर्टी होगी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इसका अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीटी है, यहाँ पर देखें, यहाँ देखें, ये मैं कॉन्ट्रा अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर एसेट का अगर एसेट का बैलेंस बीटी डेबिट साइड पर होता है तो इसका बैलेंस बीटी कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट साइड पर। अगर एसेट का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर होता है तो इसका सीडी होना चाहिए डेबिट साइड पर। सब बस कॉन्ट्रा अकाउंट ही होता है। सही है सर? सर आए एक सवाल करते हैं। आए सर एक सवाल करते हैं, ये तो क्या हो गया भाई। सर, हमने लास्ट क्लास में पास, सर ये है एक सवाल, कहता है चार्ल्स जिम इज अ सोल ट्रेडर। जिम भाई जब एक सोल ट्रेडर है, कुछ कह रहे हैं हम? ऑडिबल? तब वो कहता है चार्ल्स जिम इज द सोल ट्रेडर, हिज बिजनेस ईयर एंड ऑन 30th जून ईच ईयर। सर वो अपना क्लोजिंग करता है 30 जून को, अपना ईयर एंड करता है, ठीक है। चार्ल्स एम्प्लॉय अ बुक कीपर टू मेंटेन इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सर वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक बुक कीपर को अपॉइंट करा हुआ है, ठीक है। फॉर द अकाउंटिंग ईयर 30 जून ही प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द जनरल नॉमिनल लेजर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया है। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, 40 रुपए का इंक्रीज है जो कि पीएनएल में आ गया, ठीक है। सही किया भाई सर। सर वो कहता है एक्सप्लेन ईच एंट्री इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एज इट अपीयर्स इन चार्ल्स लेजर, ठीक है। बैलेंस शोन। अब मुझे बताएं, वो कहता है एक्सप्लेन ईच एंट्री इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एज इट अपीयर्स इन चार्ल्स लेजर। सर उसने यहाँ पर क्या एंट्री बनाई होगी अगर मैं इस वाली एंट्रीज की बात करूं? अगर मैं इस वाली एंट्री की बात करूं, सर अगर मुझे बताएं सबसे पहले मैं इस वाली एंट्री की बात करूं,
तो उसने इनकम स्टेटमेंट को क्या किया होगा? उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को क्रेडिट किया। गौर से देखिएगा, इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को क्रेडिट किया। डेबिट क्या किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा अलग सा सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से सर? 40 से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। 40 से। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर ये मैं इनकम स्टेटमेंट वाली एंट्री बना रहा हूँ। अच्छा, हुआ क्या होगा सर? ये आपको नहीं लगता सर ये बैलेंसिंग अमाउंट है? बैलेंसिंग अमाउंट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है सर। ये बैलेंसिंग प्रोवाइड अमाउंट है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, विच शुड बी चार्ज, जिसको चार्ज होने चाहिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्या ये बात समझ आती है? डन है। इंक्रीज इन प्रोविजन था 40 रुपीज से, अगर आप देखें तो 40 रुपीज से इंक्रीज हुआ था प्रोविजन। अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो 40 रुपीज से प्रोविजन आपका बढ़ा था। तो सर यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोविजन आई है। इंक्रीज इन प्रोविजन अगर मैं लिख भी दूं, इंक्रीज इन प्रोविजन, और ये बता दिया मैंने आपको, इंक्रीज इन प्रोविजन हमेशा 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 किस में चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ, अब मैं आगे इफ करके एक बात और समझा रहा हूँ। क्या सर? इफ द प्रोविजन में डिक्रीजेस, तो द अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज, इसको नीचे ले आया सर उठा के। सर मैं इसको कैसे जनरल एंट्री क्या बनाऊंगा? देखिए, सवाल को जब आंसर किया जाएगा ना, तो हर पॉसिबल वे लिखे जाएंगे। रिकॉर्डेड एज, सर मैं प्रोविजन के अकाउंट को डेबिट करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। डमी फिगर ले लें, मैं यहाँ पर 40 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इनकम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिलो जर्नल एंट्री। ठीक है सर, मुझे बताएं ये केस समझ में आया? इसको अगर एक्सप्लेनेशन का सवाल है, इस तरह का सवाल कभी भी नहीं आया यार। ये इस तरह का सवाल मैं करा रहा हूँ, लेकिन इस तरह का सवाल आता नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन का आएगा तो किस तरह लिखेंगे? ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है एक्सप्लेन ईच एंट्री इन द प्रोविजन। अब मुझे एक बात बताइए, ये बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, बैलेंस बीडी जो है, ये जो बैलेंस बीडी है सर, ये कैसे निकाला होगा आपने? ये मुझे बताएं। माइक ओपन करना चाहे माइक ओपन करके बता दें। बैलेंस ब्रॉड डाउन और ओपनिंग बैलेंस। सर ये कैसे निकाला होगा, जल्दी से मुझे बताएं। माइक ओपन करके बता दें, वरना मैं बता दूंगा। मैं इस वाले बैलेंस की बात कर रहा हूँ। मैं इस वाले बैलेंस की बात कर रहा हूँ। जल्दी बता दें मेरे प्यारे भाई।
सर माइक ओपन करके बताएं यार, कोई मसला नहीं है, माइक ओपन करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। सर इसमें बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट हमने प्लस कर दिया ना, तो 480 आ गया। नहीं गलत, मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ, गलत वैसे वो भी गलत बता रहे हैं, लेकिन सर फिर भी। ओपनिंग। सर ये कैसे निकलता है? सर ये निकला होगा लास्ट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल आपने उठाए होंगे, और उस पर प्रोविजन का रेट लगाया होगा। ऐसा डन है। इसका एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी करा देता हूँ, रुक जाए। बैलेंस सीडी या क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला होगा आपने सर? सर ये कुछ इस तरह निकाला होगा कि करंट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल आपने उठाए होंगे और मल्टीप्लाई किया होगा प्रोविजन के रेट से। क्या ये क्लियर है मेरे प्यारे भाई? कहते हैं assuming that Charles did not maintain a provision for doubtful debt account। अज्यूम करो चार्ल्स ना प्रोविजन का अकाउंट ही नहीं बनाता। स्टेट हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अफेक्टेड। सर मुझे एक बात गौर से सोच के बताएं। सर मुझे एक बात गौर से सोच के बताइएगा। चार्ल्स प्रोविजन मेंटेन ही नहीं कर रहा, सर क्या इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पर आएगा? अच्छा, चले, मैं आपको 2 मिनट के लिए अज्यूम करा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप इसको छोड़ दें। इस वाले को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है प्रॉफिट, पता है क्या होता है? पता है ना? यस लिखे। पता है प्रॉफिट क्या होता है? फिर अगर वो प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, ये बता दें। इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस केस में 30 जून X9 को सर प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा ना सर? डिक्रीज कैसे होगा सर? प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा सर, क्योंकि आप इस सर क्योंकि आप गौर से देखें सर, आप इसको क्या बना रहे हैं? एक्सपेंस बना रहे हैं। मैंने आपको कहा भी, ऊपर में लिख, तीन कितनी सारी जगह में लिख कर भी आ रहे हूँ कि सर ये एक्सपेंस बनेगा इस साल में। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? एक्सपेंस बना रहे हैं। तो सर अगर आप प्रॉफिट, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहा तो आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं हो जाएगा? सर बस यही पूछ रहा था मैं आपसे। तो सर यहाँ पर आपके पास इस केस में प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा। और सर करंट एसेट क्या होगा? ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट नहीं बना रहे। ओवर स्टेट को ओ लिख दें, अंडर स्टेट को यू लिख दें, माइक खोल के बता दें। ओवर स्टेट होगा सर, क्योंकि आप जो इसका बैलेंस होता है ये आप जो है ना लेके जाते हैं किसमें, नेट कर दें ट्रेड रिसीवेबल में से। तो अगर आप प्रोविजन का अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे तो आप वो नेट भी नहीं करेंगे, तो आपके करंट एसेट बढ़ जाएंगे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट। सही है, क्या होता है सर? हम इसको डिटेल में भी जाकर पढ़ेंगे इसके टॉपिक में, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट पर कभी भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। सर क्यों नहीं आता? क्योंकि सर वो ट्रेडिंग, सारे ग्रॉस प्रॉफिट में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं जो ट्रेडिंग से आ रही होती हैं। ठीक है, सिंस हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं सर? हम ये प्रॉफिट एंड लॉस पर, हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को देख रहे हैं। ट्रेडिंग का जो काम है यानी कि परचेज और सेल्स, अभी हम उसको नहीं देख रहे। तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर प्रोविजन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता आमतौर पे। सर एक और सवाल देखते हैं इस पर, 1 मिनट दीजिएगा। नहीं सर, एक और सवाल देखते हैं। ये आसान सा सवाल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है बस। बात दरअसल ये है, वो कहता है एलन एथरटन रन्स एन स्मॉल बिजनेस। ये एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं एलन भाई साहब हमारे, को लॉक करें। एट 30 जून 20 X5, 30 जून X4 को उनके ट्रेड रिसीवेबल थे 22,000 के, सही है।
एंड बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 30 जून X4 को ये था। ठीक है, 29 जून X5 मतलब लास्ट डे ऑफ ईयर एंड उनके बैलेंसेस ये हो गए 21,500। ठीक है, ऑन 30 जून को कुछ एंट्रीज हो रही है, ये सारी कहानी हो रही है 30 जून को। 29 जून तक ये बैलेंस है। ये बैलेंस कौन से दिन का है मेरे भाई, मुझे बताएं। सर ये बैलेंस है 29 जून का। 30 जून को क्या हुआ? सर 30 जून को होना शुरू हुई कुछ एंट्रीज। कहता है ट्रेड रिसीवेबल नेल डॉसन 280 क्लियर इस अकाउंट बाय पेइंग अ चेक फॉर टोटल ओइंग अमाउंट। जो हमारे एक नील डाउसान भाई से, उन्होंने आपके पास अमाउंट पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। सर अभी इसकी एंट्री भी देख लेंगे। ठीक है, कहता है अ चेक ऑफ 250 वॉज रिसीव्ड एज फाइनल पेमेंट फ्रॉम अनदर ट्रेड रिसीवेबल कैन एंड डोल who owed 900 to a business and was declared bankrupt in third week of June X5. The remainder of the debt is to be written off as bad debt. सर उन्होंने जो है ना कुछ अमाउंट था उनका, 250 फाइनल पेमेंट में दी। गौर से देखिएगा इसको, प्लीज गौर से देखिएगा। वो कहता है अ चेक ऑफ 250 वॉज रिसीव, चेक रिसीव हुआ 250 का, किससे? कैनन डॉल से। ठीक है, हु ओड 900, वो 900 ओ करते थे। ठीक है, उन्होंने 250 पे किया फाइनल सेटलमेंट और वो बेड डेट हो गए थर्ड वीक ऑफ जून में। सही है, बाकी सारा अमाउंट, बाकी सारा डेट कितना बचेगा सर? 900 में से 200 गया तो ये बच गया 700। 650 का अमाउंट यहाँ पर आपको बेड डेट के तौर पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? यस या नो में लिखें? यस सर। उसके बाद कहता है एलन हैज आल्सो डिसाइडेड टू कंप्लीटली राइट ऑफ द अकाउंट ऑफ मुल टर्नर 320 हु हैज लेफ्ट द कंट्री इन द लास्ट मंथ आफ्टर क्लोजिंग डाउन हिज बिजनेस। इन्होंने अपना बिजनेस बंद करके छोड़ दिया मुल्क, तो इसको भी राइट ऑफ करना है। एलन आल्सो डिसाइडेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूजिंग सेम परसेंटेज एज वाज अप्लाइड ऑन 30 जून X4। सर अब इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। सर मेरे पास आएगी डेट, फिर मेरे पास आएगा पर्टिकुलर्स, सर डेबिट एंड सर क्रेडिट। सर सबसे पहले कहता है अ ट्रेड रिसीवेबल, पहला पॉइंट कर रहा हूं मैं, सही है वाला। कहता है अनिल डॉसन हु ओड 280, उनके पास 280 का बैलेंस था, उन्होंने क्लियर कर दिया बाय पेइंग चेक। ठीक है, पूरा अमाउंट भेज दिया। ये हो रहा है 30 जून को X5। सर मेरे पास चेक आया, यानी कि बैंक आया मेरे पास, बैंक डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ 280। एंड सर क्रेडिट क्या होगा मेरे पास? ट्रेड रिसीवेबल। 280। सर मुझे बताएं इस एंट्री में मसला है कोई? जल्दी बता दें। नो सर, आसान सी एंट्री थी। सर फिर कहता है, अच्छा दूसरी एंट्री देखिएगा, ये भी 30 जून X5 को बनेगी। दूसरी एंट्री देखिएगा गौर से। सर ये भी 30 जून X5 को बनेगी। कहता है अ चेक ऑफ 250 वॉज रिसीव्ड, सर चेक रिसीव्ड हुआ, यानी कि आपके पास बैंक का अमाउंट आया 250 का। सही है ना सर? फ्रॉम अनदर ट्रेड रिसीवेबल कैन एंड ऑल हु ओड 900, सर ये ओ कितना करते थे? 900। सर उनका बिजनेस बंद हो गया, उन डिक्लेयर्ड हो गया बैंकरप्ट। अब वो कह रहा है 650 को राइट ऑफ कर दो। तो सर आप यहाँ पर बेड डेट एक्सपेंस डाल देंगे, बेड डेट एक्सपेंस 650 से। और सर फिर यहाँ पर अपने ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे 900 से। सर इन दोनों को अगर कम करें 650 प्लस 250 तो 900 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सर पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? मैं दोबारा बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। देखिए 250 उसने बेड डेट का पोर्शन मिल गया, पोर्शन ऑफ बेड डेट, पोर्शन ऑफ डेट मिला, पोर्शन ऑफ डेट रिसीव हो गया। और सर रिमाइंडर पोर्शन को आपको क्या करना है? एंड रिमाइंडर पोर्शन टू बी राइट ऑफ, और बाकी को आपको राइट ऑफ करना है। तो सर आप कैसे करेंगे?
एक हिस्सा जो मिल गया उसको बैंक डेबिट करके 250 से, जो नहीं मिला उसको बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल पूरे 900 से क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ आती है? प्लीज मुझे यस और नो में लिख के जवाब दें। फिर कहता है, एलन हैज डिसाइडेड टू कंप्लीटली राइट ऑफ द अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मुल टर्नर 320। पूरा अमाउंट उसको राइट ऑफ करने का उसने डिसाइड कर दिया, जो कि अब अपना बिजनेस बंद करके बाहर जा चुका है। सही है सर, बैड डेट एक्सपेंस दोबारा लिखें 30 जून को। सर बैड बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और आपके पास फिर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट कितना रहा सर? 320। क्लियर सर? एंड देन सर वो कहता है, एलन हैज डिसाइडेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय यूजिंग द सेम परसेंटेज। अच्छा, अब मेरे पास एक एंट्री बनेगी डाउटफुल डेट की। सर अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना बचा? गौर से देखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। सर था कितना बैलेंस? सर मेरे पास बैलेंस था 29 जून एक्सपायर को 21,500 का। 21,500। सर फिर क्या हुआ सर, आपको एक अमाउंट मिल गया 250 का अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिला सर आपको? सर फिर आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ नील डॉसन से। नील डॉसन। सर फिर आपके पास बैड डेट एक्सपेंस हो गया। सर मैं बैड डेट एक्सपेंस डायरेक्ट लिख देता हूँ कैलकुलेट करके। सर अमाउंट कितना मिला था? 280 मिल गया था आपको, यहाँ पर आप इसको लेस कर दें 280। सर टोटल बैड डेट कितना हुआ? सर आप गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा सर, प्लीज गौर से देखिएगा। सर देखिए यहाँ पर आपको ना बैड डेट हुआ 650 प्लस 320। सर आप इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल बैड डेट निकल जाएगा आपके पास। प्लीज मुझे बताइएगा। सर ये कितना हो गया? 650, 750, 850, 950, 970। 970 का आपके पास टोटल बैड डेट एक्सपेंस है। सही है, 970 का टोटल बैड डेट एक्सपेंस आ गया। 970 का टोटल बैड डेट एक्सपेंस आ गया। सर क्या सारी चीजें हो गई? नहीं सर, एक और चीज है सर, एक पार्शल रीपेमेंट हुई है। सर एक पार्शल रीपेमेंट हुई है। वो कौन सी हुई है सर? वो ये वाली हुई है, देखें अगर आप ये देखना चाहें तो। 250 की पार्शल रीपेमेंट करी है ना उसने। पार्शल रिकवरेबिलिटी ऑफ डेट कितना है, किससे सर? सीडी से। पार्शल रीपेमेंट या पार्शल रिकवरेबिलिटी फ्रॉम 250। सर अगर आप ये सारी चीजें ऐड और लेस करें तो आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। सर ये बात समझ आती है? सर जरा निकाल लें, प्लीज जल्दी से निकाल लें। 280 प्लस 250 प्लस 970, मैं जरा खुद ही कर लेता हूँ सर, आप रहने जाए। 21,500 माइनस 280 माइनस 250 एंड देन सर माइनस 970। सर आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपीज का, ऐसा? सर एडजस्टेड बैलेंस आपके पास आ रहा है 20,000 रुपीज का। सर वो कहता है, अब ये वाला पॉइंट रीड करिएगा, कि सर वो कहता है एलन ने डिसाइड किया सेम परसेंटेज यूज करने का एज वाज अप्लाइड ऑन 30 जून एक्स4। सर 30 जून एक्स4 को कितना अप्लाई किया था? सर 22,000 का बैलेंस था, उस पर 880 का था। सर अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर परसेंटेज निकालूं, सर वो कैसे निकलेगा? 880 था मेरे पास का अमाउंट,
और 20,000 था, 22,000 था। 880 का मेरे पास अमाउंट था और 22,000 का मेरे पास बैलेंस था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे सर आपके पास। 880 डिवाइड बाय 22,000, और सर आप उसको परसेंटेज में, सर ये अप्रोक्सीमेटली 4% आ रहा है, 4% आ रहा है। ठीक है, 4% आपके पास आ रहा है ये। सर उसके बाद अब यहाँ पर आप लेस, सर यहाँ पर निकालें परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट। सर वो है 4%। और सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा सर? 20,000 का 1% टू 800 आ जाएगा सर ये। ठीक है सर, इज दैट क्लियर? सर अगर अब मैं यहाँ पर फटाफट आकर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाऊं, मैं बनाने जा रहा हूँ सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। मेरे पास बैलेंस बीडी सवाल में दिया हुआ है, 880 था सर, 880। और सर मेरे पास बैलेंस सीडी सवाल से मैंने अभी खुद कैलकुलेट किया, वो है सर 800। तो सर मेरे पास आ रहा है डिक्रीज इन प्रोविजन। यहाँ पर मेरे पास आएगा इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम 80 रुपीज, और सर ये बैलेंस हो जाएगा अकाउंट 880 से। सर इज दैट क्लियर? प्लीज मुझे बताइएगा। सर मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? मैं यहाँ पर इसकी एंट्री भी पास कर देता हूँ, मुझे ये लास्ट एंट्री पास करनी थी अपनी। मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, एक नीचे करके, अगर मैं यहाँ पर आपको बैलेंस की एंट्री पास करके दे दूं 30 जून को ही, तो सर ये 30 जून को मैंने बहुत मेहनत करके एक एंट्री निकाली। मैंने क्या किया, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 80 रुपीज से। और सर क्रेडिट क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास क्रेडिट हो गया। इनकम बनाने जी, इनकम बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर कर ही इनकम बना सकते हैं। सर इज दैट क्लियर? सर मैंने अप्रोक्सीमेटली सवाल की सारी सारी वर्किंग कर ली है। सवाल मैं अगर कहूँ सेफली, सवाल कंप्लीट शायद नहीं हुआ। मैंने जनरल एंट्री सारी बना दी, मैंने सेल कंट्रोल अकाउंट इसको छोड़ दें, मैंने प्रिपेयर कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड, अच्छा इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने। पर अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाने बैठूं, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, तो सर मैं यहाँ पर आऊंगा, इनकम लिखूंगा, और सर मैं लिख दूंगा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 80 रुपीज से। और सर अगर मैं एस ओ एफ पी एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, तो सर मैं यहाँ पर आऊंगा, करंट एसेट लिखूंगा, डन है सर। यहाँ पर मेरे पास आएगा एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 लेस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो था मेरे पास 800 का, लेस कर दे सर आप 21,200। ये आपके पास आ गए करंट ट्रेड रिसीवेबल्स। सही है सर?
इज दैट क्लियर? सर आई होप सारी चीजें हमने कवर कर ली होंगी। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कुछ बाकी है। ये वाला एक है पॉइंट जो मेरे पास, पॉइंट नंबर बी है, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम कंट्रोल अकाउंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसका आइडिया नहीं होगा। ठीक है सर, मैं इस सवाल को यहीं पर ही रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।